बच्चों, आपको क्रिकेट देखना पसंद है? तो क्या आपने नोटिस किया है कि जो फील्डर होता है जब वो बॉल कैच करता है तो वो अपने हाथ को कुछ ऐसे नीचे लाते हुए बॉल को कैच करता है। आपको क्या लगता है वो स्टाइल मार रहा होता है? नहीं, इसके पीछे भी एक फिजिक्स का कंसेप्ट छुपा है और आज का लेक्चर उसी बारे में है। सो वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता एंड आई विल बी टीचिंग यू क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 विच इज ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इससे पहले हमने बात करी थी मोमेंटम के बारे में। एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो यस, जो मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि फील्डर इस तरह से बॉल को क्यों कैच करता है, वो हमारे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कनेक्टेड है। तो आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है। एंड यू नो व्हाट, न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें मोमेंटम को समझना होता है। इसीलिए इससे पहले वाला लेक्चर था मोमेंटम के ऊपर कि मोमेंटम क्या है और किस तरह से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट। ओके, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। सो मोमेंटम इज व्हाट द मोशन कंटेन इन अ बॉडी, है ना, कि कोई बॉडी में कितना मोशन कंटेन है उसे बोलते हैं मोमेंटम। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इस तरह से एरो लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मास की क्या होती है? केजी। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये थोड़ा सा हमने मोमेंटम को कर लिया रिवाइज। ठीक है, तो अब हम समझेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को, उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट्स योर फेवरेट पार्ट, आई नो दैट, यस। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सेकंड लॉ को। रेडी, स्टडी, गो। तो चलिए न्यूटन सेकंड लॉ को समझेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। देखिए ध्यान से, मान लो ये क्या है? ये है साइकिल। और इस साइकिल पे कौन बैठा है? ये साइकिल पे बैठा है आपका छोटा भाई, ठीक है ना। अब वो जब साइकिल चला रहा था तो वो साइकिल चला रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ओवरऑल साइकिल का और इस पर्सन का मास मान लेते हैं दैट इज 5 केजी, ऐसा मान लो। ओके, राइट। अब क्या हुआ, इसको ना मजा नहीं आया, कह रहे यार स्पीड तो बहुत कम है। तो इसने आपको आवाज लगाई, भैया भैया या दीदी दीदी आइए और मेरी साइकिल की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे? अगर आपको उसकी साइकिल की स्पीड बढ़ानी है देन यू विल अप्लाई द फोर्स फ्रॉम हियर, यहीं से तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो जब आपने मान लो पीछे से ऐसे फोर्स लगाया तो अब क्या होगा? जो साइकिल पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा होगा ना। तो मान लो अब स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं हम। अब स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, अच्छा, मतलब हमने यहाँ पे क्या समझा? ये अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं पहले इसका मोमेंटम कितना था, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, तो हम क्या कहेंगे? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि 5 इंटू 10, यानी कि मोमेंटम हमने लिख दिया होता है 50 केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कितना मोमेंटम हुआ, तो अगेन m इंटू वी, 5 इंटू 30, सो दिस इज व्हाट 150 केजी मीटर पर सेकेंड। यस, तो हमने क्या देखा कि जब बॉडी इतने पर्टिकुलर फोर्स से इतने पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही थी, तो हमें जब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना था तो हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या बढ़ा? वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ने से हमने कहीं ना कहीं ऐसा देखा ना, मोमेंटम भी बढ़ गया। इनिशियल मोमेंटम पहले कितना था? 50, अब कितना है? 150। यानी कि अगर मैं पूछूं कि मोमेंटम में चेंज कितना आया, डेल्टा पी
चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. So this is 150 minus 50 equals to 100 kg मीटर पर सेकेंड. यस, तो ये चेंज इन मोमेंटम आया. मतलब ध्यान से समझो, फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से फाइनल मोमेंटम बढ़ता है, और मोमेंटम बढ़ने से चेंज इन मोमेंटम भी तो बढ़ता है, राइट? अगर आप चाहते हो कि चेंज इन मोमेंटम और बढ़े, ये डिफरेंस और ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई मोर फोर्स. आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड यू नो व्हाट, यही न्यूटन सेकंड लॉ है. समझ रहे हो? मतलब न्यूटन सेकंड लॉ में होता क्या है ना, कि ये यूजली बच्चे डेफिनेशन रट लेते हैं कि ये डेफिनेशन होती है, बट इसका मतलब तो समझो. इसका मतलब सिंपल है, एकदम सिंपल. भाई दुनिया में आप चाहते हो कि कोई बॉडी ज्यादा जल्दी जल्दी चले, ज्यादा वेलोसिटी से चले, हम उस हिसाब से क्या करते हैं? फोर्स ज्यादा लगाते हैं. अब हमने फोर्स ज्यादा लगाया, वेलोसिटी ज्यादा हुई, वेलोसिटी ज्यादा हुई मतलब फाइनल मोमेंटम ज्यादा हुआ, फाइनल मोमेंटम ज्यादा हुआ, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट, वो ज्यादा हुआ. सो हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड कि फोर्स क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये जो मैंने ट्राइंगल जैसा बनाया ना, इसको बोलते हैं चेंज इन. ठीक है ना? ये जो ट्राइंगल बनाया है, दिस इज व्हाट चेंज इन, कि कितना चेंज हुआ है ना? फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन का मतलब ये ऐसे लिखते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे मान लो आपका जैसे डेल्टा एक्स लिखा है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल एक्स, है ना? जैसे मान लो डेल्टा टी लिखा है, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होता है इसका मतलब. ऐसे ध्यान रख सकते हो. ओके, तो देखो ध्यान से, अब क्या लिखा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड नेट फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन विच the force acts and takes place in the direction in which the force acts. समझ में आया? तो ये है स्टेटमेंट. समझ गए आप इस एग्जांपल से, है ना? कि आपने फोर्स ज्यादा लगाया मतलब वेलोसिटी ज्यादा लगाई, वेलोसिटी ज्यादा लगाई तो मोमेंटम ज्यादा हुआ, फाइनल मोमेंटम ज्यादा हुआ तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा, चेंज इन मोमेंटम. इसीलिए हमने इसको कंक्लूड करके ऐसा लिखा है. ठीक है मैम, ये तो आ गया हमको समझ. लेकिन ये जो डेरिवेशन पूछते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ का, ये हमको चकरा जाता है ना? ये समझ में नहीं आता. तो ध्यान से सुनो, एकदम इजी तरीके से मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन बताऊंगी, है ना? बहुत इजी है, बस आपको लगता है ये कैसे क्या करना है, बहुत इजी है. हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम इसको डिराइव करेंगे. ध्यान से देखिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. derivation of Newton's second law of motion. Okay, चल. For that, let's take very simple example कि मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m and it is moving with initial velocity u. ठीक है, अब हमने कहा कि we want to change its velocity. हमें ना मान लो इसकी velocity change करनी है, मान लो velocity change करके बढ़ानी है या फिर कम करनी है, कुछ भी possible है. तो मान लो हमने क्या किया, हमने कहा चलो हमको बढ़ानी है, तो आप ना पीछे से यहाँ से फोर्स लगा दो. तो हमने देखा फोर्स जब लगाया तो अब बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? v. आफ्टर टाइम t, कितनी देर बाद? जैसे 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, ऐसा कुछ देर बाद वेलोसिटी क्या हो गई? v. अब हमने क्या बोला? सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखना चाहें तो वी कैन से इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? m इंटू यू, राइट? फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? m इंटू v. यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस. तो अब देखो, अब हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, है ना? अच्छा, ये डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब देखो इनिशियली टाइम क्या था? इनिशियली टाइम 0 था और फाइनल टाइम क्या है? t. तो हम इसको सिंपल t लिख सकते हैं, t माइनस 0 मतलब t. यहां तक समझ में आया? अब देखो, now let's put the value of final momentum which is mv. Now let's put the value of initial momentum which is mu divided by t. Now what should be the next step? देखो ध्यान से,
Yes, very good. Now we can take m common. So we will write like this. v minus u by t. चलो सब बच्चे मेरे को बताओ v minus u by t फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? This is very good. This is your acceleration. So we are getting this. Now directly proportional sign को हम replace करेंगे with the constant which is k. F equals to kma. Now we say that k equals to 1 in SI unit. तो आप k को 1 डाल देंगे तो F किसके इक्वल आ जाएगा? ma. अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, isn't it? हाँ, F equals to ma. This is very famous equation, very famous formula which you use. है ना? याद है आप कितनी बार यूज करते थे इसे? ये कहाँ से आया था? ये न्यूटन सेकंड लॉ से ही तो आया है. This is from the न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देखो हमने कैसे डिराइव करके फाइंड आउट करा. समझ में आया आपको? इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. बस आपको करना क्या है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखना है. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम लिखना है. फाइनल मोमेंटम कितना है? mv. इनिशियल कितना है? mu डिवाइडेड बाय t. फिर उसके बाद m कॉमन लिया. v माइनस u बाई टी की जगह हमने लिख दिया एक्सेलरेशन. एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दिस. राइट? सो आई होप आपको समझ में आया हो. बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है. इस तरह से हम कर सकते हैं. समझ में आ गया? गॉट इट? चल आगे बात करते हैं. अब एक पॉइंट ध्यान से सुनो. यहाँ पे जैसे हमने देखा कि फोर्स क्या है? इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर मान लो हम कह रहे हैं इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज जीरो, है ना? अगर फोर्स अप्लाई जो आपने बॉडी पे किया है वो जीरो है, तो यही चीज हम इसमें डाल देते हैं. देन एफ की जगह डाल दो बेटा जीरो इक्वल्स टू एम ए. राइट? अच्छा, मास कभी जीरो हो सकता है क्या? देखो जीरो इक्वल्स टू एम ए का मतलब तो ये हुआ ना, या तो ये ऐसा होगा 0 into 5, या फिर ऐसा हो सकता है 0 into 6, या फिर ऐसा हो सकता है 2 into 0. ऐसा कुछ, तभी तो वो जीरो आएगा ना. तो क्या मास कभी जीरो हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इफ वी हैव अ बॉडी देन इट मस्ट बी हैविंग द मास. यानी कि क्या चीज जीरो है? दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो. सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से, दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो. और जब बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है तब वेलोसिटी कैसी होती है? when the acceleration is zero, then we can say velocity is constant. Velocity is constant. Velocity remains same. यानी कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी. कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? अब ध्यान से सोचो ये क्या मतलब निकला. हम ये कह रहे हैं कि जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेगी. कुछ रिलेट कर पा रहे हो? जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेगी. दिस इज व्हाट? दिस इज माय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी तो हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा और वो ऑलरेडी मोशन में है तो इट विल बी इन मोशन ओनली. यस, वही तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर दिया, है ना? या फिर हम कह सकते हैं प्रूव कर दिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमारा एकदम सही बोलता है. बोलना भी चाहिए. न्यूटन साइंटिस्ट का है, खुद का वो देंगे तो गलत तो देंगे नहीं. राइट? तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को निकाल पाए. अंडरस्टूड दिस? यस. चल अब देखो यहां पे बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की. लेट्स टॉक अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. अब इतना फेमस है जब न्यूटन सेकेंड लॉ तो इसके कुछ तो फायदे होने चाहिए ना. अब देखो हमने क्या बोला था कि जब क्रिकेट खेलते हुए फील्डर बॉल कैच करता है तो वो कैसे कैच करता है? ऐसे. स्टाइल, स्टाइल मार रहा है? नहीं, स्टाइल नहीं मार रहा है. देखो क्या फायदा होता है कि जब हम ऐसे बॉल कैच करते हैं, है ना,
ऐसे बॉल कैच करते हैं। सो बेसिकली ना आपको आपका काम क्या है, यू वांट टू स्टॉप द बॉल। मतलब मान लो एक बॉल आ रही है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और आपको उसको रोकना है। मान लो इतनी 100 की स्पीड से आ रही है और आपने ऐसे हाथ लगा दिया, एकदम से टक, 100 से एकदम जीरो बना रहे हो। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को एकदम से 0 किलोमीटर पर आवर बना रहे हो, मतलब कितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम है। देख रहे हो, आप सोच रहे हो इतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम, और वो भी आप कैसे कर रहे हो, एकदम से। मतलब टाइम इतना कम लगा के, इतने कम टाइम में, मतलब जैसे ही वो करेक्शन में आएगा, ऐसे टच होगा, एकदम आप रोकना चाह रहे हो, तो उसका मतलब आप कितना कम टाइम लगाना चाह रहे हो, टाइम वेरी लेस। और एक बात देखो, अगर आप कह रहे हो टाइम कम से कम लगाएं, कम से कम, तो फोर्स का रिलेशन टाइम के साथ कैसा है, इनवर्स। यानी कि टाइम कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब अगर आप एकदम से रोकोगे ना ऐसी बॉल को जो इतनी स्पीड से आ रही है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगा, क्योंकि टाइम कम लगा, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। इनफैक्ट ये आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, आपने कभी क्रिकेट खेला ही होगा, राइट, खेला है ना, तो कभी कैच करके देखना, कभी कोशिश करना है ऐसे कैच करने की, आपको इतना ज्यादा हर्ट होगा। ठीक है ना, वाई, बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग द टाइम, मतलब फोर्स बहुत बढ़ेगा और आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। सही है ना। उसी तरह से वहीं अगर हम इसी वाले फैक्टर में सोचें कि अगर हम बॉल को कैसे रोक रहे हैं, हम ऐसे रोक रहे हैं, देखो बॉल आई, हम धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं और फाइनली जीरो पे लेके आ रहे हैं। बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द टाइम, वी आर इंक्रीजिंग द टाइम। तो टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है ना, फोर्स कम लगता है, फोर्स कम लगता है, ये फायदा होता है ना। अब दूसरा जो केस है, दूसरे केस में जैसे अगर आपको ध्यान, जैसे मान लो ये सैंड है, ठीक है, बंदे यूजली जैसे जब भी जंप करते हैं, एथलीट्स वगैरह को आप देखोगे ना, जब भी वो लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो हमेशा वो किस पे लैंड करते हैं, सैंड के ऊपर। कभी भी सीमेंटेड फ्लोर नहीं होता, नो सीमेंटेड फ्लोर, है ना, सीमेंटेड फ्लोर नहीं होता, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर होता है ना, तो क्या होगा ना, जैसे ही बंदा इस पे आएगा, फॉल करेगा, वो एकदम से रुकेगा, मोमेंटम में एकदम से चेंज आएगा, कम से कम टाइम में फिर फोर्स ज्यादा लगता है। इसीलिए हमेशा सैंड प्रेफर की जाती है, ताकि थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो और फोर्स भी बॉडी पे कम लगे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आ सकते हैं। आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सब बच्चे कमेंट्स में लिखिए, आपकी साइड से कौन सा आप एप्लीकेशन बताना चाहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। राइट डाउन एवरीवन। क्या आपको याद है, ये वाला याद आया किसी को, कि जब हम लोग कार में होते हैं, राइट, व्हेन वी आर इन द कार, और सडन एकदम से ब्रेक लगाएं, मतलब कि अगर एक्सीडेंट होने वाला हो, तो आजकल तो क्या सिस्टम है कि क्या ओपन हो जाते हैं हमारे, बताइए क्या हमारे जो आपकी सीट बेल्ट जैसे आपने लगाई हुई है, बट स्टिल एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं। एयर बैग ओपन होने से होता क्या है, जो एकदम कोलिजन का टाइम होता है वो बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाएगा तो फिर फोर्स आपकी बॉडी पे कम लगेगा और चोट भी कम लगेगी। दैट्स व्हाई वी यूज द एयर बैग्स इन द कार्स दीज डेज। गॉट इट? यस। तो यहां पर हमने बात की न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले की, राइट, डेफिनेशन की, डेरिवेशन की, एप्लीकेशंस की, और ये भी कि न्यूटन सेकेंड लॉ से कैसे फर्स्ट लॉ को डिराइव किया। तो ये हो जाता है हमारा थ्योरी पोर्शन। ठीक है, अब बात आ जाती है न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स न्यूटन सेकेंड लॉ पे। रेडी, चलो करें स्टार्ट एवरीवन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, देखते हैं कौन बच्चा कितनी जल्दी आंसर करेगा। सी हियर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या मेजर करता है, gives the measure of which of the following, बताइए बताइए। this is what, this is force, yes, the answer will be force। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने किसी बॉडी के मास को ट्रिपल कर दिया है, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स कर दिया है, इन दैट केस एक्सेलरेशन कितना होगा अंडर अ गिवन फोर्स, है ना। जैसे कि मान लो अगर हमने बोला कि ये फोर्स कितना है, m इंटू ए, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस उसने बोला फोर्स में कोई चेंज नहीं किया, फोर्स इज सेम ओनली, बस मास को 3 टाइम्स किया है, मास को 3 टाइम्स किया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, सोचो क्या आंसर होगा।
राइट इन द कमेंट बॉक्स। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, तो वी नो दैट F equals to ma and this is also equals to this, F equals to this, so we can compare 1 and 2. Let's compare 1 and 2. So we can write this as ma equals to 3m into a dash. Yes. Now the next step is we can cancel m to m, है ना, m से m कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो 3 है ना, ये नीचे आ जाएगा like this. So we can say that the new acceleration will be a by 3. You got the same answer? Very good, very nice. Okay. तो चलिए बच्चों, एक बार से फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक हम लोग मोशन चैप्टर कर चुके हैं, अभी हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है। तो सभी बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग जो वीडियोस हैं वो आप लोग टाइम टू टाइम देख सकें और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ओके, चलिए, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass 5 kg is sliding with a constant velocity of 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास है कितना, 5 kg, और वो स्लाइड कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, विच इज व्हाट, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैसे वाले सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल, टेबल एंड दैट टू फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास है 5 kg, दैट इज मूविंग विद 12 मीटर पर सेकेंड and it is moving on the frictionless surface, ऐसा दिया गया। ओके, तो उसने बोला कि अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी सेम वेलोसिटी से चलती रहे, 12 मीटर पर सेकेंड से चलती रहे, तो उसके लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, सोचिए, कम ऑन। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 0। यस, आंसर 0 होगा ना बच्चे। क्यों 0 होगा, क्योंकि वो बॉडी ऑलरेडी चल रही है विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और आप चाहते हो कि बॉडी ऐसे ही चलती रहे। तो हमने नोटिस किया कि क्या जो ग्राउंड है या फिर कुछ आसपास ऐसा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया, नो, देयर इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है मतलब कोई उसको अपोज करने वाला ही नहीं है। तो जब अपोज कर ही नहीं रहा, तो वो जब 12 से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी ना। वाई यू आर इंटरफेयरिंग, है ना, मतलब क्यों आपको जाके फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है, जब बॉडी की वेलोसिटी कम खुद से हो ही नहीं रही, तो हम क्यों एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं, राइट। तो अगर आप सेम वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो तो कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं है। ये हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से भी बता सकते हैं, राइट। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, इट विल कीप ऑन मोशन, है ना, इट विल स्टे इन द मोशन विद द सेम वेलोसिटी, राइट, इफ यू विल नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट बॉडी। करेक्ट, यस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg, ओके, यहाँ पर आपको दिया एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास गिवन है 0.2 kg एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। इफ इट स्टॉप्स इन 0.1 सेकेंड, तो टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड, इतने में स्टॉप हो जाती है। देन द फोर्स ऑन द बॉल इज, तो आपको बताना है फोर्स। देखो कैसे कर सकते हैं। सो ये चल रही है ना, यू वांट टू स्टॉप दैट, स्टॉप दैट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, फोर्स निकालना है, you need to find the force. So we will be using the formula of force here, which is equals to m into v minus u by t। ये लगा सकते हैं यहाँ पे, राइट, ये लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मास कितना गिवन है, 0.2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल कितनी है, 20, एंड टाइम कितना है, 0.1, ठीक है, 0.1। चलो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर भी डेसिमल नीचे भी डेसिमल, तो डेसिमल डेसिमल काट दो। नाउ 2 into -20, so this will be what, -40 Newton। now they have asked the question in the magnitude form only and that's why answer क्या हो जाएगा, 40 Newton। you understood this, 40 Newton will be the answer। समझ में आया क्वेश्चन, ओके।
तो आई होप आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चन हम किस तरह से बात कर रहे हैं, राइट? चलो 40 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, मतलब अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना क्या है, F इक्वल्स टू m, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, और दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना है F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, मतलब m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं और इनसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन में गिवन है मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा गिवन है। तो फोर्स कैसे निकल जाएगा, F इक्वल्स टू 5 इंटू 10, तो कितना हो गया 50 न्यूटन, वेरी सिंपल, राइट। उसी तरह से मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, मास ले लो 1 kg, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में हुआ ये सब, 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में। तो आपसे पूछा है फोर्स बताना है। देखो हाउ विल वी फाइंड द फोर्स, तो देखो आपको क्वेश्चन को देख के समझ जाना चाहिए कि इसमें हमारा फॉर्मूला लगना चाहिए m इंटू वी माइनस यू बाय टी। तो मास क्या डलेगा, दैट इज 1, फाइनल वेलोसिटी इज 7, इनिशियल इज u एंड टाइम इज 2 सेकेंड। दैट्स हाउ वी विल पुट द वैल्यू। अब 7 माइनस 5 क्या होता है 2, सो 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा एक तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं F इक्वल्स टू एम ए, दूसरा आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें इस तरह से वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। कई बार ना आपको जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना वो इस तरह गिवन होते हैं कि लेट अस सपोज वी हैव द ग्राफ इन बिटवीन फोर्स एंड टाइम, ठीक है ना। और मान लो ग्राफ कैसे गिवन है, दिस इज 0, 5, 5, 10, दिस इज 2, 4, 6, ऐसा मान लो, ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड चेंज इन मोमेंटम। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा। चलो बता सकते हो बेटा कैसे करेंगे, बताइए। सो वी विल सी आवर फॉर्मूला, हम क्या जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P क्या होता है F इंटू डेल्टा T। नाउ डू यू रिमेंबर मैंने आपको करवाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कि अगर हमारे पास कैसे रिलेशन है कि जो फोर्स और टाइम है ना, इनके बीच में ग्राफ है ना, तो फोर्स और टाइम अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कैसे निकलेगा, बताओ ये कैसे निकलेगा, बाय फाइंडिंग द एरिया और स्लोप, very good, by finding the area. So we will find area under the graph to find delta P, area under graph। तो बेटा ये देखो शेप किस चीज की है, दिस इज द शेप ऑफ दी, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल, ऐसा शेप है। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 6, तो 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 30 kg, यस, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ना फोर्स ये भी गिवन होगा आपको कि जैसे फोर्स है ना, दिस इज इन न्यूटन एंड टाइम इन सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के ग्राफ में अगर हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो वी नीड टू फाइंड एरिया, ठीक है। अच्छा इसी में एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको कि अगर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम का लिख लो, मोमेंटम का और टाइम का ग्राफ गिवन है, ठीक है। मान लो ऐसे कुछ गिवन है 1 2 दिस इज 3 6 9, है ना, ऐसा कुछ गिवन है, और आपको पूछ ले फाइंड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स तो क्या होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो देखो ना
P by T, मोमेंटम बाय टाइम। मतलब कि कोई चीज डिवीजन में हो तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड द फोर्स बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। समझ में आया? तो बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तो इस तरह के सवाल बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ ना कभी कभी ये न्यूमेरिकल जो पूछते हैं ना वो ग्राफ में पूछ लेते हैं। अब मैंने आपको दोनों ही बता दिए कि अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, डेल्टा पी पूछेंगे तो क्या निकालेंगे? एरिया। वेरी गुड, एरिया। और वहीं अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है और आपसे क्या पूछेंगे? फोर्स, तो आप क्या निकालेंगे? स्लोप। यू विल फाइंड स्लोप। चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है, फाइंड आउट। इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, 1 1 2 एंड ये ले लो 3। अब करो, चलो। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ले लेने हैं। एक तो मान लो कोऑर्डिनेट यही ले लिया 0,0 एंड दिस वन विल बी 3,9। यस, वैसे आप कोई भी ले सकते हो बट ये एंडिंग्स वाले लेना ज्यादा सही रहता है ना। तो अब क्या होगा? F इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड। y2 क्या है? y2 इज 9, y1 क्या है? 0। So 9 minus 0. This is what? x1, x2 and this is x1. So this is 3 minus 0. तो ये कितना हो गया? 9 by 3. तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन। क्या आपका भी ये आंसर है? यस, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, देख लो। किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बेटा, कमेंट्स में बताएं मुझे आपको जो भी डाउट आ रहा है। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दैट, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे और देखिए क्वेश्चंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ध्यान से। इन द फॉलोइंग डायग्राम acceleration of the body would be, chalo everyone find out the answer. You can see that we have a block here. 70 Newton is acting in this particular direction, whereas 50 Newton is acting in this direction, and the block is having the mass 5 kg. चलो चलो चलो, बोलो 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 कि ये 70 इधर है 50 इधर है, मतलब कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा? 70 माइनस 50, 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 20, नेट फोर्स लेना होता है, राइट? अच्छा, मास कितना है? 5। तो एक्सेलरेशन कैसे निकल सकती है? 20 by 5 which is equals to, yes, which is equals to 4. So the correct answer for this question is 4. आपका भी यही आया था? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, सीख रहे हो ना? मतलब मजा आ रहा है? ठीक है, चले फिर अगले सवाल पे। अब देखिए क्वेश्चंस आपके आए हैं एनसीईआरटी से और देखते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी इजीली आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी बना पाओगे। बहुत आसानी से एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसानी से हम हॉट्स के क्वेश्चंस भी बनाएंगे और एग्जाम में पूरे नंबर लेके आएंगे। तो रेडी रहें, प्रिपेयर करते रहें, एग्जाम्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, और आपका जो ये चैप्टर्स होते हैं मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक तो इसलिए क्योंकि ये मैकेनिक्स का पार्ट है और दूसरा ये आपको 11th में भी बहुत बढ़िया काम आने वाले हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस रखें। देखो क्वेश्चन, दो केस है। एक केस में बॉडी के पास 2 kg मास है एंड दैट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा केस ये है कि इसके पास 4 kg मास है एंड दैट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ किसके पास ज्यादा फोर्स है? किसका फोर्स ज्यादा हुआ? बोलो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 10 न्यूटन हो गया। इधर क्या हो गया? F इक्वल्स टू 4 टू 8, 8 न्यूटन हो गया। तो कौन सा वाला बड़ा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया ना। तो हम कह सकते हैं 2 kg बॉडी इज हैविंग ग्रेटर फोर्स। ठीक है ना, इसको ज्यादा फोर्स लगेगा। समझा? चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। क्या पूछा है कि कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है किसके ऊपर? एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, ठीक है ना, इसके ऊपर कितनी देर के लिए लगाया जा रहा है? 2 सेकंड के लिए लगाया जा रहा है।
ठीक है ना, 2 सेकंड के लिए जा रहा है। और हुआ क्या, पहले जो स्पीड उसके पास थी 3 मीटर पर सेकंड, वो बढ़कर कितनी हो गई है, वो बढ़कर हो गई है 7 मीटर पर सेकंड। तो उसने पूछा है कि आखिर इस दौरान कितना फोर्स लगा, समझे ना, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, m इंटू कौन सा फॉर्मूला लगाए, v माइनस यू बाई टी, यस, ओके। अच्छा, मास गिवन है क्या, हाँ गिवन है ना, 5 kg। फाइनल वेलोसिटी गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, 7। इनिशियल कितनी है, 3, वेरी नाइस, एंड टाइम इज 2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। तो ये हो गया 5। अच्छा, 7 माइनस 3 कितना होता है, दैट इज 4 बाय 2। तो ये कटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 न्यूटन, यस। आर यू गेटिंग द सेम आंसर, वेरी गुड। तो फोर्स आ गया है आपका 10 न्यूटन। पर अभी तक सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो और कुछ भी पूछा है। क्या पूछा है, हमने फोर्स तो निकाल दिया, ठीक है, फोर्स तो निकाल दिया। अब कह रहा है अगर यही फोर्स अप्लाई किया गया 5 सेकंड के लिए, ठीक है ना, 5 सेकंड के लिए, अभी तो कितना के लिए कराया गया था, 2 सेकंड के लिए, क्या 5 सेकंड के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया था तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, 7। पर अगर सेम फोर्स लगाएंगे 5 सेकंड के लिए तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे बताओ, F इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, है ना। फोर्स सेम बोल रहे हैं, मतलब फोर्स अभी कितना आया था, 10 आया था। बॉडी का मास देखो कितना है, दैट इज 5 kg, वो हमने डाल दिया। फाइनल वेलोसिटी तो पूछ ही रहे हैं, और u कितना था, u इनिशियली हमारे पास कितना था, 3 डलेगा। और कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए बोला उसने, कि 5 सेकंड के लिए अगर लगाया तो 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज 10 इक्वल्स टू v माइनस 3, लेके जाओ यहाँ पे ऐसा। तो फाइनल वेलोसिटी हमको समझ में आएगी कितनी हो जाएगी, 13 मीटर पर सेकेंड, समझे। फाइनल वेलोसिटी 13। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया है दोनों ही पार्ट का। पहले का हो जाएगा 10 न्यूटन, वहीं दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 13 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, यस। चल, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो अगेन एनसीईआरटी से आया है। बच्चों को लगता है मुश्किल, पर है बिल्कुल आसान। ध्यान से सुनिए, करना कैसे है। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, हमारे पास क्या है, एक बाइक मोटर कार, ठीक है। ड्रॉ करके देखते हैं, ऑल द ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मैडम की, पर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ये है मोटर कार, ठीक है, समझ लेना। 1200 किलो की है, सीधी सीधी जा रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 90 के साथ, 90 के साथ। और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो गई, धीरे धीरे मतलब कितनी देर में, 4 सेकंड में। 4 सेकंड बाद हम जब देखते हैं तो हमें इसकी वेलोसिटी कितनी मिली, हमें इस मोटर बाइक की वेलोसिटी मिली 18 किलोमीटर पर आवर, समझे। फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालना। देखो कई सारी चीजें पूछ ली, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, इसलिए हमको हो जाता है सर में दर्द। ऐसा बच्चा बोलता है, क्या बोलता है कि मैम इसमें तो देखना ना, एक्सेलरेशन भी पूछ रहे हैं, फिर चेंज इन मोमेंटम भी पूछ रहे हैं, और फिर क्या पूछ रहे हैं, फोर्स भी पूछ रहे हैं। 3 चीजें निकालनी है क्वेश्चन में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो चलो स्टेप बाय स्टेप। क्या है एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, ठीक है भाई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। देखो, दिस इज इन सेकंड, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इट्स बेटर टू कन्वर्ट देम, यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि टाइम अगर आवर्स में गिवन होता ना, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर सेकंड में टाइम है और फिर ये किलोमीटर पर आवर में, तो इनको कर लेते हैं हम कन्वर्ट। चलो चलो, पहले तो हम कर लेते हैं यू को कन्वर्ट, जो हमारा है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18, है ना। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 90 इंटू 5/18, ये कटेगा तो कितने से कितने पे कटेगा, 5 पे, 5 5 जा 25, तो u आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। चलो v निकालते हैं,
v कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 18 से 18 कैंसिल, इसका मतलब फाइनल कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यूज यहाँ यूज कर लो, चलो देखो यूज करके, फाइनल इज 5, इनिशियल इज 25 और कितनी देर में हुआ ये सब 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो a इज 25 माइनस 5 इज -20 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो जाएगा बच्चा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया समझ में। और क्या पूछ रहे थे, और पूछा था इन्होंने चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, मतलब एम वी माइनस एम यू होता है, ठीक है, मतलब एम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया वी माइनस यू, ये निकालना है अपने को। अच्छा मास कितना है 5 kg, फाइनल स्पीड निकाली थी, कितनी निकाली थी 25, नहीं 5 है ना, और इनिशियल कितनी है 25, तो ये हो गया आपका। अच्छा मास इज 1200 kg, इस क्वेश्चन में ना 1200 kg है, तो मास डाल लो बेटा 1200 है ना, 1200 और फाइनल कितनी थी 5, इनिशियल कितनी है 25, ये देखो ये डाल लिया। चल अब देखो 5 माइनस 25 विल बी -20, ऐसा होगा है ना, क्योंकि हमारा इनिशियल वाला बड़ा है फाइनल वाला छोटा है, तो इस तरह से। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस आ जाएगा इधर, 1 2 3 30 एज इट इज लगा लो, एंड 12 टू जा 24, यस, तो आंसर हो जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम आएगा -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया है ना। उससे दूसरी चीज भी पूछी थी ना चेंज इन मोमेंटम, वो हमारा ये आ गया, सही है, ओके। चलो ये आ गया। अब क्या पूछा है, फाइनली हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, फोर्स पूछ रहे हैं। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिख लो। आपको मन करे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखने का वो लिख लो, कोई भी लिख लो। आपको मन करे एम इंटू वी माइनस यू बाई टी वो लिख लो, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब गिवन है। हमने मास भी पता है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम भी निकाल चुके हैं, वी यू भी गिवन है, मतलब हमारे पास सब कुछ है, हमने सब कुछ निकाल लिया, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हमको जो अच्छा लगेगा हम वो लगा लेंगे। तो मान लो जैसे हमने क्या लगा लिया, एफ इक्वल्स टू एम ए लगा लिया, है ना। अब मास कितना गिवन है 1200, एक्सेलरेशन देखो कितना निकाला था हमने, एक्सेलरेशन इज -5, सही ना, एक्सेलरेशन कितना है -5, तो वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो 00 एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -6000 न्यूटन, करेक्ट। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देख लो समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये भी अगेन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज इन योर होमवर्क, बिकॉज मैंने आपको अच्छे खासे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं कई सारे। अब ये सब बच्चे मुझे होमवर्क में क्वेश्चन करके दिखाएंगे और सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर आपका क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब किसका नंबर है, अब नंबर है हॉट्स क्वेश्चन का। यस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं और कैसे इन्हें आंसर करना है। बट फिर भी मैं सब बच्चों को एक बार ही बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, स्क्रीन को पोज करो, पोज द स्क्रीन एंड ट्राई द क्वेश्चन। एवरीवन स्क्रीन को पोज करके कोशिश करो इसको। हाँ जी आया आंसर, करें वेरीफाई कितना आंसर है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं किस किस बच्चे का करेक्ट आंसर आया है। जिस जिसका आंसर आएगा करेक्ट उसको क्या मिलेगा, हार्ट। यस यू विल गेट द हार्ट। ओके देखो क्या बोला है, ध्यान से चलते हैं, लाइन टू लाइन चलते हैं। एक बॉल है जिसका मास है m, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u क्या है 0,
एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s मीटर, कुछ डिस्टेंस s चला कितनी देर में, टाइम t में, s डिस्टेंस चला टाइम t में, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है ना, क्योंकि पहले क्या ना, बॉल ना रुकी हुई थी, अब बॉल रुकी हुई है और वो चल के गई है वहां पे, तो पक्का आपने फोर्स लगाया होगा ना, तभी तो चली होगी, तभी तो डिस्प्लेसमेंट एस लिया होगा। तो वही पूछ रहे हैं भाई, फोर्स बताओ कि कितना लगाया होगा। अच्छा, तो हमने कहा भाई फोर्स का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में m तो गिवन है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन is not given ना, मतलब we need to find the answer in terms of m, s and t, क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है। ध्यान से समझो, जो टर्म लिखी होती है ना, उसी टर्म में हमको आंसर करना होता है। तो ए में हम आंसर नहीं कर सकते हैं, हमको आंसर किस में करना होगा, एस और टी में। अब सोचो, अब सोचो कि क्या क्या गिवन है। u इक्वल्स टू 0 गिवन है, s लिखा है, t लिखा है, और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। क्या करें क्या करें। तो डू यू रिमेंबर दिस, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम मोशन के चैप्टर में हमने किया था, तो हमने कहा था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो तीनों इक्वेशन को लिख लो और देख लो उनमें से कौन सी अप्लाई होगी, राइट। तो आप देखोगे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये क्या बोला था इन्होंने, s इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलती है, 0, ये बोला था ना, ये हटा दो, फिर हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन के लिए इसको यहाँ ले जाओ, है ना। तो मान लो जैसे ये क्या हो गया, 2s इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखो टी स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो ये हो गया 2s बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो क्या ये आ गया हमारे पास ए, तो हम ये डाल दें। तो देखो, दिस इज व्हाट, 2s बाय टी स्क्वायर। सो वी कैन से दैट इसका मतलब फोर्स आ जाएगा 2ms बाय टी स्क्वायर। सॉरी, गेटिंग द सेम आंसर, यस। बताओ बताओ, समझ में आया कैसे करा हमने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन आएगा। 2 को यहाँ लेके जाओ तो ऐसा दिखेगा, टी स्क्वायर को नीचे लेके जाओगे तो ऐसा दिखेगा। अब यही एक्सेलरेशन हमें यहाँ पुट कर देना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो जिन बच्चों का आंसर है करेक्ट, उन्हें मिलेगा क्या, हार्ट। So this is the heart from my side because you have done the correct question. आंसर एकदम बढ़िया आपका सही आ गया है, 2ms by t square, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो मुझे बिल्कुल लगता है सब बच्चों को हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है अभी अभी इसी क्लास में, पढ़ाया था ना, कि अगर फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है ना, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, और क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम। अरे हाँ मैम, ये तो आपने अभी पढ़ाया ही था कि फोर्स टाइम के ग्राफ से चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, याद है तो निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा। एवरीवन ट्राई दिस, पोज द स्क्रीन, ट्राई दिस। So force is what, change in momentum by change in time. So delta p क्या हुआ, फोर्स इनटू डेल्टा टी, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया या स्लोप, एरिया या स्लोप, एरिया, बहुत बढ़िया। मतलब अभी देखो ना, एरिया किसका निकलेगा, एरिया निकलेगा इस पोर्शन का, ठीक है ना। अच्छा, तो ये शेप आपको समझ में आ रही है, दिस इज द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम, वेरी गुड, है ना, याद आया, ट्रेपीजियम की शेप है। और अगर हम बात करें कि अगर हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is half into sum of parallel sides into height, ये लगेगा ना। चलो पैरेलल साइड्स देखते हैं कौन कौन सी है। ये देखो, एक तो ये है पैरेलल, ये कहाँ कितनी हो गई है, 0 से 10 तक है, मतलब 10, ये बोल सकते हैं भाई, ये है एक तो 10, और दूसरा कौन सा, ये वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। चलो इसकी डायमेंशन देखते हैं, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 8, है ना, ये कितना है 4, ये कितना हुआ 8, तो 8 माइनस 4, है ना, ये देखो, ये है 8, ये है 4, तो 8 माइनस 4 मतलब ये कितना हुआ 4, समझे ना।
तो पैरेलल साइड में अगर हम लिखना चाहें तो वी विल से कि कितना है डायमेंशन 10 और दूसरा क्या है 4 और हाइट कितनी है, ये देखो हाइट ये हो गई ना, ये कितनी है हाइट 20, वेरी गुड, दैट्स 20, ये काटोगे यहां से 10, 10 plus 4 is 14 and 14 into 10 is, yes you are correct, 140 न्यूटन सेकेंड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर एकदम 140 न्यूटन सेकेंड आना है आंसर, ये आया आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आया मजा। अभी नहीं खत्म हुए हैं, अभी हैं और सवाल, रुको रुको रुको, अभी एक और क्वेश्चन बचा है हॉट्स का, वो तो देख के जाइए कैसे करना है वो सवाल, और ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। चलिए अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, जैसे मान लो ये आपकी क्या है, ये फ्लोर है, ठीक है, अब 10 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल को क्या किया है, गिराया है 10 मीटर की हाइट से, हुँ? फिर उसने क्या बोला, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, देखो जैसे बॉल ना ऊपर से आई ना, तो आने के बाद वो नीचे टकराई और टकरा के ना बॉल ना बाउंस बैक हुई, बट हमने नोटिस किया बाउंस बैक होने के बाद ना वो सेम हाइट तक नहीं गई, फिलहाल वो गई है 2.5 मीटर हाइट तक, ठीक है ना, h1 हाइट मान लो 10 है, तो फाइनली वो टकरा के कितनी हाइट तक गई 2.5 तक। तो अगर जिस दौरान बॉल यहाँ पे कांटेक्ट में थी, है ना, क्योंकि वो टकराई तो थी ग्राउंड से, तो कुछ देर के लिए तो ग्राउंड से कनेक्शन में थी ना, तो उतनी देर का जो टाइम है वो है 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है ड्यूरिंग द कांटेक्ट, कि ये बताइए कि जब बॉडी फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थी तब एक्सेलरेशन क्या था, क्वेश्चन आया समझ में, राइट, कि बॉल जब हमने यहाँ से फ्री फॉल किया, ये भी ध्यान रखना है ना, ये हमारा फ्री फॉल है, u इक्वल्स टू 0, जब हमने बॉडी को फ्री फॉल किया तो टकराने के बाद वो 2.5 मीटर की हाइट तक गई, ड्यूरिंग द कांटेक्ट टाइम 0.01 सेकेंड था, तो एक्सेलरेशन पूछी गई है कि क्या होगी, ठीक है ना। चलो कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आएगा, ट्राई, हो गया। तो देखो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन अगर हम सोचे v माइनस यू बाई टी होता है, बट v माइनस यू बाई टी होता है, पर हमारे पास तो वेलोसिटीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम थोड़ा बात करें या सोचें तो हम देख सकते हैं यहाँ तो इंफॉर्मेशन किसकी है, हाइट की, हाइट की इंफॉर्मेशन है, कि मान लो अगर एक बॉल है u इक्वल्स टू 0 से फेंका गया है, ठीक है ना, h हाइट उसने कवर किया है, तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कुछ याद आ रहा है, u 0 है, v निकालना है, h गिवन है, what we can do, we can do what, b square minus u square equals to 2as, याद आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये v square, u square तो 0 हो जाएगा, है ना, u तो 0 है, और एक्सेलरेशन की जगह क्या डालेगा g, और h डिस्प्लेसमेंट क्या है h, ऐसा लिख सकते हैं, तो यानी कि v आप डाल सकते हो बेटा √2gh, आपको बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी √2gh सिखाया था ना उसमें मोशन वाले चैप्टर में, कि आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी विल बी व्हाट √2gh, ठीक है ना। चलो अब हम ना इसको ना लिखते हैं उसके टर्म में, कि जब h 10 मीटर है तब वेलोसिटी देखो ध्यान से क्या है, √2gh, ऐसा लिखेंगे कि बॉल जब यहाँ पे आई ग्राउंड तक पहुंची तब वेलोसिटी कितनी है √2gh। अच्छा, जब टकरा के वो फाइनली यहाँ पहुंची, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। पर मैं फिलहाल आपसे क्या पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे यहाँ की वेलोसिटी, क्योंकि हमें ये चाहिए ग्राउंड के लिए ना, ग्राउंड के लिए दिस इज नॉट द इनिशियल वेलोसिटी, ग्राउंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से ये जस्ट पहुंची है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जिससे जस्ट टच करके गई है वापस, है ना, तो मुझे तो ये वेलोसिटी चाहिए, आई नीड दिस वेलोसिटी। अब इसको भी हम सेम इसी मेथड से क्या लिख सकते हैं, √2g, और इसने कितनी हाइट ली थी 2.5, समझ रहे हो, तो ये हो गया 2g इंटू 2.5, बात समझ में आ रही है।
कि व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट निकालना है, तो मतलब मैं ये बात करूंगी ना कि कितनी वेलोसिटी से जस्ट पहुंची है और कितनी वेलोसिटी से जस्ट निकल के गई है, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए, u और v, और वो हमने कैसे निकाली? विद द हेल्प ऑफ दिस रूट 2gh, दैट इज रूट 2g इंटू 10, दैट इज रूट 2g इंटू 2.5, ऐसे निकालोगे ना। सो यानी कि अब यहां पे v क्या डालोगे? रूट 2g इंटू 2.5, ठीक है, माइनस, अच्छा ठीक है। अब देखो यहां पे आपने डाल दिया जैसे रूट 2g इंटू 10। बस एक बात बताओ मुझे, क्या ये सही है लिखना जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे? क्या ये करेक्ट है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सोचो, बताओ, इज इट करेक्ट? क्या दिक्कत है बताओ? अगर आपने ये वेलोसिटी, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया, तो नीचे वाली वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव लोगे तो फिर आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा ना, ऐसे। और फिर टाइम कितना बोला था उन्होंने? 0.01 सेकंड फॉर कांटेक्ट टाइम, ऐसा बोला था ना। तो ये ध्यान रखना, मतलब क्या होता है, हो सकता है आप क्वेश्चन में अप्रोच कर भी लो, यहाँ तक भी पहुंच जाओ, ये सब भी कर लो, पर ये गड़बड़ मत करना। मोमेंटम वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ये सिखा दिया था कि आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। चल अब बेटा जी को हम क्या डालेंगे? 9.8, ठीक है ना, 9.8। तो a इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, और सॉरी 10 इंटू 9.8 इंटू 10, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 0.01। नाउ दिस वन यू नीड टू कैलकुलेट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन 2.5 इंटू 9.8 इंटू 2, तो ये आ जाएगा रूट 49 प्लस, अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 9.8 इंटू 10, ठीक है ना, ये आपका कितना आ जाएगा? रूट 196, 196 divided by 0.01. So do we know these values? देखो, yes. So acceleration is 7 plus 13 divided by 0.01. 13 plus 7 मतलब 21 divided by 0.01. अब बेटा डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? डबल जीरो। तो एक्सेलरेशन आपका आएगा 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? अच्छा था ना सवाल? सो दिस वाज योर हॉट क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया हो इस क्वेश्चन में। करा क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ लो, चाहे तो दोबारा से पढ़ना है पढ़ लो, देखो कैसे किया है, ठीक है। कि बॉडी को हमने 10 मीटर की हाइट से गिराया, 2.5 मीटर ऊपर गई है, एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब v माइनस यू बाई टी करेंगे। अब v माइनस यू बाई टी में हमने क्या किया, हमने कहा कि यार वेलोसिटी तो चाहिए होगी, तो वेलोसिटी चाहिए होगी तो हाइट के फॉर्मूले से निकाला हमने। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh लगा लो, राइट। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। ओके, सो आई होप सभी बच्चों को मजा आया हो इस लेक्चर में, यू एंजॉयड दिस। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सब चीजें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि अभी भी हमारे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं बाकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पल्स। ध्यान से सुनिए, कुछ स्कूल्स में तो इम्पल्स पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन इम्पल्स को सीखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द इम्पल्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम्स आ गए हैं, अब सीरियस हो जाओ। एंड जाने से पहले एक बार जरूर से इस वीडियो को लाइक करें और इस पे कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।